आज के इस विशेष विश्लेषण में हम समाज की एक ऐसी कड़वी सच्चाई का सामना करने वाले हैं जो अक्सर छिपी रह जाती है। मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और शोषण। सच कहूं तो ये केवल बेबसी और पीड़ा की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये भारत के संविधान द्वारा दिए गए शोषण के विरुद्ध अधिकार की एक शक्तिशाली विजय गाथा भी है। तो आइए आज गहराई से समझते हैं कि कैसे अत्यधिक गरीबी और सदियों पुराने जातिगत पदानुक्रम लोगों को इस जाल में फंसाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे हमारे कानून और न्यायपालिका मानव गरिमा की रक्षा के लिए एक ढाल बनकर खड़े होते हैं। इस पूरे विषय को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इस सफर को 6 प्रमुख हिस्सों में बांटकर देखेंगे। हम शोषण की जमीनी हकीकत से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे उन विशिष्ट कानूनी ढांचों और ऐतिहासिक अदालती फैसलों तक पहुंचेंगे जो इस अन्याय को खत्म करने का काम करते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, शोषण के साए और बंधुआ मजदूरी की गहरी जड़ें। देखिए, ईंट भट्टों, खेतों और खदानों में जो शोषण हम देखते हैं वो रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें अत्यधिक गरीबी, जमीन के अभाव और उस क्रूर जातिगत व्यवस्था में धंसी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर लोगों को कर्ज और शोषण के एक अंतिम दुष्चक्र में धकेल देती है। इस सच्चाई की गंभीरता को समझने के लिए 1999 में ठाणे जिले की एक पूर्व बंधुआ मजदूर आदिवासी महिला की इस गवाही को सुनना बहुत जरूरी है। वो कहती हैं, खेत पर काम करने के बाद भी हमें कभी कभी जमींदार के घर काम करने जाना पड़ता था। काम खत्म करने के बाद ही मैं अपने परिवार को खाना खिलाने घर जा सकती थी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये पीढ़ियों से चले आ रहे उस दर्द का जीता जागता प्रमाण है जहां महज थोड़े से कर्ज और बेबसी ने इंसानों को उनकी आज़ादी से पूरी तरह महरूम कर दिया। और यहीं पर एक बहुत ही भयानक शब्द सामने आता है, बेगार। ये कोई साधारण प्रथा नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो बेगार एक ऐसी असामाजिक व्यवस्था है जहां इंसानों को लगभग गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बिना किसी वेतन के जबरन काम कराना, ये केवल एक आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि मानव गरिमा को कुचलने का सबसे क्रूर तरीका है। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि बंधुआ मजदूरी की ये बीमारी कितनी व्यापक है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसके नाम भले ही अलग हों, लेकिन इसका क्रूर रूप एक ही है। चाहे वो आंध्र प्रदेश में जीतम हो, राजस्थान में सागरी या उड़ीसा में गोठी, इन सबका एकमात्र उद्देश्य है कमजोर परिवारों को कर्ज के अंतहीन जाल में फंसाना और पीढ़ियों तक उनका शोषण करना। जब हम उस आदिवासी महिला की गवाही के मूल दस्तावेज पर नजर डालते हैं तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये स्पष्ट होता है कि कैसे जमीन का ना होना और गंभीर आर्थिक तंगी लोगों को एक ऐसे जाल में धकेल देती है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं, ये उस सिस्टम का सच है जो उन्हें मजबूर करता है। इस अंधकारमयी वास्तविकता को समझने के बाद अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, संवैधानिक ढाल का निर्माण। आज़ादी के समय संविधान सभा ने इस अन्याय से लड़ने के लिए कैसे मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक नींव रखी, आइए इसे समझते हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि अधिकारों की ये लड़ाई 1950 में अचानक शुरू नहीं हुई थी। इस ऐतिहासिक सफर को देखें। 1925 के बिल से लेकर नेहरू रिपोर्ट, सप्रू रिपोर्ट और आखिरकार 1950 में संविधान लागू होने तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ये मांग दशकों पुरानी थी। और इसी लंबी जद्दोजहद का ही नतीजा था हमारे संविधान का भाग 3, जिसने देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की असली ताकत दी। इस नींव में 1925 के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल की भूमिका बहुत अहम थी। इस बिल ने ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के सामने सबकी समानता की वो मजबूत मांग रखी थी, जिसने आगे चलकर भारतीय संविधान में एक पवित्र और अटल अधिकार का रूप ले लिया। और इसी के साथ हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, 2 मुख्य स्तंभ, अनुच्छेद 23 और 24। ये वो 2 संवैधानिक हथियार हैं जिन्हें विशेष रूप से मानव गरिमा की रक्षा के लिए गढ़ा गया है। इन दोनों अनुच्छेदों का अंतर समझना बेहद जरूरी है। जहां एक तरफ अनुच्छेद 23 हर तरह की मानव तस्करी, बेगार और जबरन मजदूरी पर पूरी तरह से रोक लगाता है, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 24 खास तौर पर बच्चों के लिए है। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक काम में झोंकने से बचाता है। दोनों मिलकर एक पूरा सुरक्षा चक्र बनाते हैं। यहां एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है बल या फोर्स का अर्थ। कानून की नजर में बल का मतलब सिर्फ किसी को शारीरिक रूप से जंजीरों में बांधना नहीं है। हमारी अदालतों ने इसे बहुत गहराई से स्पष्ट किया है।
अगर कोई इंसान भूख, गरीबी या बेबसी के कारण न्यूनतम मजदूरी से कम पर भी काम करने को मजबूर हो रहा है, तो वो आर्थिक मजबूरी भी एक प्रकार का बल है और ये मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। अब सवाल यह है कि संविधान ने अधिकार तो दे दिए, लेकिन जमीन पर उनका क्या? यहीं से हमारा चौथा हिस्सा शुरू होता है, न्याय की तलवार। संसद ने इन अनुच्छेदों को असल जीवन में लागू करने के लिए कैसे कानून बनाए, चलिए देखते हैं। इस दिशा में 1976 का बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम एक गेम चेंजर साबित हुआ। ये एक बेहद ताकतवर कानून है। इसने सिर्फ बंधुआ मजदूरी को अवैध ही घोषित नहीं किया, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे उन सारे फर्जी कर्जों को एक झटके में खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, इसने जिला स्तर पर कमेटियां बनाई और सरकार के लिए ये अनिवार्य कर दिया कि वो आज़ाद हुए मजदूरों का सम्मानजनक पुनर्वास करे। और ये सिर्फ एक कानून की बात नहीं है, हमारे पास एक पूरा कानूनी ढांचा है जो मिलकर काम करता है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम से लेकर बाल श्रम निषेध अधिनियम, आईपीसी की सख्त धाराएं और किशोर न्याय अधिनियम, ये सब मिलकर मानव तस्करी को एक संगठित अपराध मानते हैं और दोषियों के लिए बहुत सख्त सजा सुनिश्चित करते हैं। चलिए अब पांचवें हिस्से की ओर बढ़ते हैं, न्यायिक सक्रियता। कई बार कानून बन जाने के बाद भी व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। ऐसे समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कैसे एक अभेद्य ढाल बनकर शोषितों की रक्षा की है, ये जानना बेहद जरूरी है। इस संदर्भ में पीयूडीआर बनाम भारत संघ का 1982 का मामला एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक मिसाल है। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद कड़ा और साफ फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी से 1 रुपया भी कम दिया जा रहा है, तो वो सीधे तौर पर अनुच्छेद 23 के तहत बलात् श्रम यानी फोर्स्ड लेबर ही माना जाएगा। उस ऐतिहासिक फैसले में जस्टिस भगवती के ये शब्द आज भी गूंजते हैं। उन्होंने कहा था, ये अनुच्छेद बलात् श्रम पर प्रहार करता है, चाहे वो किसी भी रूप में मौजूद हो। ये साफ तौर पर दिखाता है कि हमारी न्यायपालिका बुनियादी मानवीय मूल्यों को लेकर कितनी अडिग है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या मजबूरी इंसान की गरिमा से ऊपर नहीं हो सकती। और अदालत यही नहीं रुकी। इसके बाद एक कई ऐतिहासिक फैसले आए जिन्होंने इस सुरक्षा जाल को और बड़ा कर दिया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा से लेकर दीना बनाम भारत संघ जैसे मामलों ने ये तय कर दिया कि अकाल राहत के काम में लगे मजदूर हों या फिर जेल में बंद कैदी ही क्यों ना हो, हर एक इंसान अपनी गरिमा और सही वेतन का पूरा हकदार है। और जब बात बच्चों की आती है तो ये सुरक्षा और भी सख्त हो जाती है। बचपन को बचाना कोई विकल्प नहीं है, ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है जिस पर कभी समझौता नहीं किया जा सकता। बाल श्रम पर पूरी तरह से रोक लगाना इसलिए जरूरी है ताकि देश का कोई भी बच्चा अपने भविष्य से वंचित ना रहे। इन सब बातों के बाद अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, न्याय का मार्ग। आज के समय में हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं और उम्मीद की किरण कहां है? सच कहें तो आज भी मानव तस्करी को बढ़ावा देने वाले कई कारण मौजूद हैं। गरीबी, रोजगार के लिए पलायन और सामाजिक असमानता आज भी लोगों को मजबूर कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासनिक इच्छा शक्ति भी बढ़ी है। देश के 270 जिलों में विशेष एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स का बनना और पुलिस को बेहतर ट्रेनिंग देना एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। हालांकि सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम पीड़ितों को सिर्फ आज़ाद न कराएं, बल्कि पूरे सम्मान के साथ उनका पुनर्वास भी करें। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। संविधान ने और कानूनों ने तो कागजों पर शोषण को खत्म कर दिया है, लेकिन एक समाज के रूप में असल जिंदगी में हम मानवीय गरिमा को कैसे लागू कर सकते हैं? ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि संवैधानिक नैतिकता सिर्फ किताबों में न रहे, बल्कि हमारी रोजमर्रा की सच्चाई बने। जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति का शोषण पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक आज़ादी और न्याय की ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।